नमस्कार। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन पे स्वागत है आप सबका। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जब भी अपने हिस्ट्री को शुरू करते हैं वहाँ पर एक नाम पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है उसको राजस्थान हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। कहते हैं राजस्थान हिस्ट्री का जो प्रमोशन है उसमें जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो सबसे अहम योगदान था कर्नल जेम्स टोड का। अब कर्नल जेम्स टोड कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कब राजस्थान में आया और उसने ऐसा क्या किया जिससे राजस्थान के लोग भी उसको याद करते हैं कि हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक ब्रिटिशर्स को पढ़ते हैं, एक ब्रिटिशर ऑफिसर को पढ़ते हैं। कोई ना कोई तो वजह होगी। तो इसकी वजह क्या रही, यही आज मैं आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नल जेम्स टोड। लिटरली हमें हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ जो है वो शुरू करना था आज, क्योंकि गुइल्स जो है हमारा प्रीवियस क्लास में स्टार्ट हो गया था, आज फिनिश हुआ था प्रीवियस क्लास में। तो थोड़ी आज क्या है तबीयत थोड़ी नरम थी, चलो टोड पढ़ लेते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड को हमारे राजस्थान के अंदर आने से पहले कहाँ से लाइफ शुरू होती है। देखिए, कर्नल जेम्स टोड जो है 1782 यानी 1782 में जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कर्नल टोड का जन्म कब होता है। तो 20 मार्च 1782 इस्लिंगटन लंदन कहाँ है, पाकिस्तान में है ना? नहीं, आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 मार्च 1782 इस्लिंगटन लंदन के अंदर जन्म होता है कर्नल जेम्स टोड का। एजुकेट कहाँ से होते हैं? स्कॉटलैंड के अंदर इनकी शिक्षा होती है। और इंडिया में आते हैं 1799 के अंदर, और क्या है अपने परिवार के नक्शे कदम पे। जब हम टोड के बारे में पढ़ते हैं वहाँ हमें लिखा हुआ मिलता है कि अब इतना ही आपको मिल जाता है कि कर्नल टोड अपने परिवार के नक्शे कदम पे आते हैं और एक कैडेट के रूप में ज्वाइनिंग लेते हैं बंगाल आर्मी के अंदर। कहाँ पर? बंगाल आर्मी के अंदर एक कैडेट बन के आते हैं, जो बंगाल की आर्मी थी ब्रिटिशर्स की वहाँ पे। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि परिवार के नक्शे कदम पर चल के, तो लगता है कि यार इनका परिवार भी सेना में रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके जो पिताजी हैं वो मिर्ज़ापुर में रहते थे, लेकिन वहाँ पर करते क्या थे, वो इंडिगो फार्मर हुआ करते थे। इंडिगो फार्मर तो नहीं कह सकते आप, पर उनका इंडिगो क्रॉपिंग का काम था। ठीक है, वो जो नील वाला आंदोलन हुआ था ना, उसमें इनके बापू की भी वाट लगी थी। तो मिर्ज़ापुर के अंदर इंडिगो क्रॉपिंग का काम इनके पिताजी का हुआ करता था। ये नील की खेती करवाया करते तो क्या थे। और उसके बाद में जब आदमी बुद्धिमान हो तो प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है। तो कर्नल टोड को प्रमोशन मिलते हैं, फटाफट प्रमोशन मिलते हैं। और सिंधियन रॉयल कोर्ट के अंदर एक कंपनी होती है ब्रिटिश आर्मी की। सिंधियन रॉयल कोर्ट में जो कंपनी होती है उसके अंदर कैप्टन बन जाते हैं प्रमोशन के बाद में। जब काफ़ी सारे प्रमोशन मिलते हैं और कैप्टन बन जाते हैं, और उसके बाद में होता है आपका क्या, थर्ड एंग्लो मराठा वार। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कब हुआ था, आपको कमेंट करना है थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था। देखते हैं कितने लोगों को पता है, और बिना कहीं सर्च किए कमेंट करना कि थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था। ये जब थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है उस समय जो कर्नल टोड है वो आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कहते हैं ना, तो अंग्रेजों का भी एक आईबी हुआ करता था। उस आईबी के अंदर कौन काम कर रहा था? बुद्धिमान आदमी काम करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो इंटेलिजेंट ही चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर कर्नल टोड उस समय काम करता था। उसके बाद में 1818 का जो टाइम आया, ये जो मराठाज थे ये राजस्थान वालों को परेशान करते थे, और इनके लिए इन्होंने क्या किया, ट्रीटी की थी ब्रिटिशर्स के साथ में, समझौते किए थे कि इन मराठाओं से हमारी रक्षा करो और हम मानने को आपकी बातें तैयार हैं। तो 1818 के अंदर जब ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रीटीज जो है वो हो जाती है, और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अब हर राजा, उस समय ये तो था नहीं कि ईमेल कर देगा या क्या कर देगा, ठीक है, तो उनको कहा कि एक बंदा तो वहाँ पे रखना पड़ेगा जो वहाँ के राजाओं की समस्या सुन के और ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर है उस तक पहुँचाए।
अब गवर्नर तक समस्या पहुंचाने के लिए यहाँ जब राजस्थान में बात आई तो उन्होंने क्या कुछ पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए थे, और वो जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रहे थे उसी दौरान जो उदयपुर के लिए उन्होंने भेजा था कर्नल जेम्स टोड को 1818 में 1818 के अंदर जो कर्नल जेम्स टोड हैं वो राजस्थान आते हैं और पॉलिटिकल एजेंट बन करके आते हैं। यहाँ पे जब पॉलिटिकल एजेंट बन करके उदयपुर आए और उसके बाद में जब उन्होंने सुना तो कर्नल टोड जो है वो पहले से ही थोड़ा एक्सकेवेशन वगैरह के अंदर रुचि रखने वाले आदमी थे। उनको कोई पुरानी चीज़ मिल जाए या कोई पुरानी बुक मिल जाए तो उसमें वो इंटरेस्टेड रहते थे, कहीं भी जाते थे वहाँ के कल्चर में इंटरेस्टेड रहते थे। तो जब वो वहाँ गए उदयपुर के अंदर पधारे और उन्होंने वहाँ रिसर्च करनी शुरू की तो उनके आगे नए नए तथ्य आने लगे। ठीक है, ये रावचुंडा, भारमली, ये सारी की सारी चीज़ें उनको सुनने को मिली कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, जोहर हुए थे, ऐसे ऐसे राजा थे, शरीर में 80 जख्म थे, फिर भी हार नहीं मानी, लड़ते ही रहते थे। वो लगा यार क्या आप यहाँ पे मानस रहे हैं कोई सुपर नेचुरल पावर्स क्या रही, तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और सबसे पहले वो उदयपुर में था, उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही यहाँ तक, और सिरोही भी ऑलमोस्ट आपके उस समय मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। तो वो वहाँ पे जाता था, वहाँ पे राव सिंहा के शेरों के साथ खेलते थे, ऐसे भी राजा थे। ये सारी चीज़ें वो सुनता था और सुन करके उसका इंटरेस्ट डेवलप होता। फिर वो फोक डाइटीज़ जो हमारे लोक देवता है उनकी कहानियाँ सुना करता कि एक अकेले बंदे ने पूरी फोर्स के साथ में, पूरी आर्मी के साथ युद्ध कर लिया था। इस तरह की वो कहानियाँ सुनता कि 8 आदमियों ने 8000 आदमियों से युद्ध कर लिया था। ये कहानियाँ उसको प्रेरित करती है यार इस पर रिसर्च किया जाए, कहीं ना कहीं ये गप ना हो। अगर आज आपको भी ये कह दे कि 48 आदमी थे और 8000 आदमियों से लड़ पड़े थे, या कह दे 800 आदमी थे 1 लाख से लड़ पड़े थे, तो अजीब सा लगता है यार, पागल थे कैसे, जब पता था मरना तो है ही है। और उसको लगता है यार ये इतने बेवकूफ़ कौम कौन है जो ये पता होते हुए भी कि मौत सामने लड़ जाते हैं। उसको लगा कि यहाँ जो अरबिक अटैक्स होते थे वो इसी धरती पे, वो जहाँ भी जाता हिस्ट्री सुनता उसको लगता कि जो भी अरेबियन अटैक्स थे यहाँ राजस्थान के अंदर ही उनको हर जगह रोका गया। और कितने सालों तक राजस्थान के बॉर्डर पे बाहरी आक्रमणों को रोक करके रखा। तो उसका इंटरेस्ट डीपली डेवलप हो गया था राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। घोड़े पे चलता था, ऑफिसर उस समय घोड़े पे चलते थे, तो वो गांव गांव जाता और एक रिसर्च करता, और जब भी अंग्रेज़ों से मिलता वो उनको नई कहानियाँ सुनाता। यार मैं गया था वहाँ, मैंने सुना है कि जहाँ पे मैं हूँ ना वो बड़े ब्रेव लोग हैं, वहाँ ऐसी हिस्ट्री है, उसके एविडेंसेस भी हैं उन लोगों के पास। क्यों कि उस समय किसी न किसी के खानदान के टाबर मिल जाते थे गांव में बसते हुए, या जहाँ भी रजवाड़े जो हैं वो हायरकी सिस्टम पे थे तो मिल जाते थे। हमारे परदादा ने ऐसा किया था, ये उनकी तलवार है, चक के देख 80 किलो की है पूरी। तो उसको लगता यार ये आजकल 2 आदमियों से नहीं चकी जा रही, इसको वो कैसे लेके और चलते होंगे, क्या वो घोड़े रहे होंगे जो 80 किलो की आदमी के हाथ में तलवार है, फिर आदमी ऊपर बैठा है उसको लेके भाग रहा है। तो इस चीज़ में वो इंटरेस्ट उसका डेवलप होता चला गया और वो रिसर्च करता गया। लेकिन जब भी वो अंग्रेज़ों से मिलता उनको यही कहानियाँ बताता है। राजस्थान के लोग हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके दिमाग में जच गई थी कि राजस्थान वाले कुछ भी कर सकते हैं। उसने कहा क्या उनके 4 हाथ हैं? बोला ना। तो बोले बस कुछ नहीं है, वो तलवार से नहीं कलेजे से लड़ते हैं, बहुत ब्रेव है। अगर वो 100 आदमी हो तो 8000 को हरा सकते हैं। इस तरह की जब वो व्याख्याएं करता था उनके सामने, तो यहाँ पे रहा वो 5 साल। उसके बाद में जब आ गया था तो उसके अंदर जैसलमेर को भी ऐड कर दिया। तो वो मेवाड़, सिरोही, कोटा, बूंदी यहाँ तक तो आया ही था, ये तो उसके इनिशियली थे। 1821 में उसको जैसलमेर भी दे दिया था। और जब जैसलमेर के अंदर वो जाने लगा तो उसको हिस्ट्री वहाँ जो आपके मारवाड़ वाले थे उनकी भी पता लगने लग गई सारी। तो इस सब चीज़ों से वो प्रेरित होते होते ये अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब हाईली इम्प्रेस्ड था कि जहाँ भी बैठता वो यही गुण गाता, राजस्थान के लोग बहुत बहादुर हैं।
ये राजस्थान के इतने आदमी अगर मिल जाए ना तो इतने बड़ी फोर्स को हरा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों के दिमाग में एक कीड़ा हो गया, उनको लगा यार ये इतना प्रभावित है, ये किसी न किसी दिन राजस्थान वाले राजाओं को लेके और अंग्रेज़ों पे हमला करेगा। उनको ये जचने लग गई कि ये जो टॉड है ना, ये उनके ही फेवर में बोलता है, जब भी आता है उनकी बढ़ाइयाँ करता है, ये किसी न किसी दिन उन सबको इकट्ठा करेगा और हमारे पे अटैक करेगा। तो उन्होंने 1823 के अंदर टोड को कहा कि आपको यहाँ से हटाया जाता है। ये लिखा जाता है कि वो जो है हेल्थ इश्यू थे, पर हेल्थ इश्यू इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे उस समय तक, वो सही था, फिट एंड फाइन था, क्योंकि इसके बाद में वो ट्रेवल करता है और वो मेवाड़ से बॉम्बे तक हॉर्स पे ही जाता है, घोड़े पे ही जाता है, और यहाँ की गर्मी वगैरह सब वो सहन कर लेता है, यानी इतना ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं था। कर्नल टोड को पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि हेल्थ इशू की वजह से इंग्लैंड चला गया था, लेकिन नहीं, उसको कहा कि बॉम्बे जाना है और उसने ट्रेवल किया घोड़े पे, और जाते जाते भी रास्ते के अंदर जो कुछ भी जहाँ भी गया वहाँ रिसर्च करते करते वो बॉम्बे पहुँचा, और बॉम्बे से फिर वो लौट गया इंग्लैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि कर्नल टोड ने जो मेन चीज़ें जो की थी ना राजस्थान के रिसर्च के अंदर, वो एक तो वो यहाँ पे जो रशियन एडवांसेस थे, ये डर लगता था उनको कि खैबर पास से जो रशियन है वो आ जाएंगे और अंग्रेज़ों की सत्ता नहीं छीन ले। इसके लिए वो जैसलमेर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो मारवाड़ पूरा वो वहाँ पे एक स्ट्रेटजी का जो बेस पॉइंट था वो यहाँ पे बनाया गया था कि अगर वो वहाँ से निकल गए खैबर पास से तो उनको रोकेंगे कैसे। वो जो हब था पूरा का पूरा वो यहीं बनाया जाता था। फिर 36 राजकुल, ये जो है 36 रॉयल रेसेस कि जो शाही वंश हैं 36, उनके ऊपर कर्नल टोड ने अपना रिसर्च किया, अपने नोट्स बनाए थे। और जो लिंग्विस्टिक इश्यू होते थे ना, उनके अंदर क्या करता था वो, एक पंडितों का पैनल रखता था कि यार ये भाषा समझ में नहीं आ रही, पंडित जी समझाओ ना, तो पंडित जी उसको इंग्लिश में बता देते थे, यार ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। फिर पुराण को उन्होंने बेस बनाया, और पुराण उसको कहाँ मिले, पुराण थे राणा वो फूदेपुर के पास, वहाँ से पुराणों को लेकर के और उसने ये सारा काम करवाया। एक जैन मुनि थे जिनको उसने गुरु मान लिया था, यति ज्ञान चंद्र नाम था, उनसे काफ़ी प्रभावित था, उनसे भी वो ज्ञान टाइम टू टाइम लिया करता था। और यहाँ से बॉम्बे गया, और बॉम्बे से फिर वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड जा कर के और उसने उसकी जो बुक थी ना एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका फर्स्ट पार्ट निकाला था, 3 पार्ट निकाले थे टोटल। तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के अंदर टोड ने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया था, ठीक है ना, पब्लिश करवा दिया था 1829 के अंदर। और वहां से घूमते घूमते ये बुक पहुंची बंगाल। तो जो बंगाल का जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना, बंगाल की क्रांति हुई थी, वो भी इस बुक का बड़ा अहम योगदान था, क्योंकि बंगाल जो है सेंटर था काफ़ी समय से अंग्रेज़ों का, और वहाँ के लोग इंग्लिश सीख चुके थे 1829 तक। तो वहाँ जब उन उस किताब को पढ़ रहे थे तो लोगों में क्रांति का संचार हो रहा था कि यार ये क्या है, ये राजस्थान के अंदर 20 लोगों ने ऐसा किया था, हम तो 200 हम भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये क्रांतियाँ होने लग गई थी। तो भारत के अंदर अगर कोई रिवॉल्यूशन का, क्रांतियों का जनक था ना, तो वो कर्नल टोड ही था। कर्नल टोड की बुक आने के बाद बंगाल के अंदर जो है वो विद्रोह शुरू होते हैं। और इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि उदयपुर से वो बॉम्बे गया था घोड़े पे, वो यात्रा वृत्तांत जो था उसका, वो भी उसका 1839 के अंदर उसने निकाल दी थी एक बुक और, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये 2 बुक्स जो है उसके पर्सनल रिसर्च पे बेस्ड थी, इसमें कोई भी चीज़ कहीं से उठाई नहीं थी। उसके बाद में ये कहते हैं 1825 के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये बुक्स तो निकली थी लेट, लेकिन यहाँ से 23 में उसको भेजा था, और वो कहते हैं कि 25 के अंदर वो है 1825 के अंदर कर्नल टोड ने ऑलमोस्ट रिज़ाइन कर दिया था, ऐसा माना जाता है। और रिज़ाइन करने के नेक्स्ट ईयर 1826 के अंदर जूलिया क्लटरबक के साथ उसकी शादी हुई थी, बाद में उनके 3 बच्चे भी थे, ठीक है। तो ये उसकी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर ये बताया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उसने शादी की जूलिया क्लटरबक के साथ, 1826 में हुई थी। उसके बाद में 3 बच्चे भी थे। और अंत के सालों में ये बुक्स तो उसने निकाली ही निकाली, और अंत के सालों के अंदर जो है वो जहाँ भी जाता, पेरिस में,
और यूरोप के मतलब मेनली पेरिस का, इसे कहा कि पेरिस में उसने बहुत ज़्यादा जिक्र किया हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में। लेकिन वो जहाँ भी जाता यूरोप में, उसका कोई लेक्चर होता, कोई सेमिनार होता या किसी फंक्शन में जाता, वो हर जगह क्या बात करता, यूरोप के अंदर जाके इंडिया की एग्जाम्पल दिया करता। इंडिया को फेमस कर दिया था उसने वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और स्पेशली उसमें राजस्थान का रिसर्च ज़्यादा था उसके पास, तो वो जितने भी बातें करता वो राजस्थान से संबंधित ही किया करता था, ठीक है। इसके बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, वहाँ पे वो काम करता है कुछ समय एज ए लाइब्रेरियन, पढ़ने का शौकीन था, तो लंदन एशियाटिक सोसाइटी, एशिया वालों की वहाँ पे बुक्स मिलेगी उसको, एज ए लाइब्रेरियन वहाँ काम कर रहा था और अपना रिसर्च वर्क कर रहा था। और उसके बाद में एक चेस्ट पेन, ऐसे कहते हैं कि मरने से कुछ समय पहले चेस्ट पेन की शिकायत की थी उसने, और 18 नवंबर 1835 के अंदर इंग्लैंड के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसा लिखा गया है कि वो उस समय ताज़ा ताज़ा इटली से लौट करके ही आया था, तो इटली से लौटने के बाद 1835 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।